Hello everyone, welcome to Mindscape GS. In this video, we will talk about banking system in India. This is the third lecture of Indian Economy series और ये सीरीज़ टारगेटेड है 2026 के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, और अगर आप प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो आई स्वेयर आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होने दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है बैंकिंग, यानी कि बैंक सबसे पहले क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं जो डिपॉजिट है उसको अपने पास स्वीकार करता है और जिनको फंड्स की कमी है उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि बैंक एक इंटरमीडिएट का काम करता है उन दो लोगों के बीच में जिनके पास फंड्स सरप्लस में है और जिनके पास फंड्स कमी है। वो सरप्लस वाले लोगों से पैसा लेके जिनको लोन चाहिए उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ बैंक। तो बैंक के फंक्शन को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में बैंक अपने पास जमा स्वीकार करता है तीन रूप में। सबसे पहला है सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट्स और करेंट अकाउंट के बीच में कुछ लोगों को डिफरेंस नहीं पता होगा। तो करेंट अकाउंट्स जो बिजनेसमैन लोग हैं वो लोग यूज़ करते हैं। करेंट अकाउंट में उन लोगों को डे टू डे मतलब डेली ट्रांजैक्शन करना होता है, इसीलिए वो लोग करेंट अकाउंट यूज़ करते हैं। इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और सेविंग अकाउंट हम लोग नॉर्मल आदमी यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग पैसा रखते हैं तो हर साल हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, शायद 3.5%, मतलब इसी रेंज में आसपास इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा काम क्या है प्राइमरी फंक्शन में, एडवांस ग्रांट करना, यानी कि लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, लोन ओवरड्राफ्ट के रूप में भी देता है और लोन्स के रूप में। अब है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में एक एजेंसी फंक्शन है और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में बैंक फंड ट्रांसफ़र करता है दो रूप में, एक आरटीजीएस के रूप में और दूसरा एनआईएफटी। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनआईएफटी मतलब नेट इनडायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र। ओके, और जो चेक्स कलेक्ट करना हुआ या बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने पास कलेक्ट करना हुआ या इशू करना हुआ तो ये एजेंसी फंक्शंस ऑफ बैंक में आता है। अब यूटिलिटी फंक्शन, जो भी डिपॉजिट बैंक के पास आता है उसको सेफली अपने पास रखना, उसके लिए वॉल्ट मेंटेन करना, लॉकर मेंटेन करना, ये सब यूटिलिटी फंक्शन है बैंक का। ओके, नाउ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली कैसी है। तो भारत में तीन टाइप के बैंक होते हैं। पहला कॉमर्शियल बैंक, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा डिफरेंशिएटेड बैंक। कॉमर्शियल बैंक, इसमें जो भी बैंक शेड्यूल्ड या नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आते हैं उनको कॉमर्शियल बैंक बोला जाता है। ठीक है, अब शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होता है ये आगे बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक का मेनली फोकस होता है प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, क्योंकि वो कॉमर्शियल बैंक है। सेकंड है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क करता है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। ठीक है, ये भी बैंक का ही फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। ओके, इसको रेगुलेट आरबीआई भी करता है और कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनको नाबार्ड ऑपरेट करता है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और तीसरे हैं डिफरेंशिएटेड बैंक। ये बैंक को पार्टिकुलर किसी टाइप के लिए बनाया जाता है, किसी काम के लिए बनाया जाता है, जैसे क्रेडिट प्रोवाइड करना या डिपॉजिट एक्सेप्ट करना या किसी को लोन देना, तो इस पार्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया जाता है डिफरेंशिएटेड बैंक। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, मतलब कॉमर्शियल बैंक कितने टाइप्स के होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक को दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक उसको बोलते हैं जिसका शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास 51% से एक्सीड करे। ठीक है, अब पब्लिक सेक्टर बैंक को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है नेशनलाइज्ड बैंक, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक उसको बोलते हैं, अच्छा बैंक को दो बार नेशनलाइज किया गया था, ये पता होगा आपको, एक 1969 में, एक 1980 में। ठीक है, 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और 1980 में 6 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ये तो आरबीआई से भी पुराना है ना। ये सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक था, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक था और
मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक था। तो इन तीनों को मर्ज करके 1921 में एक इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और उस इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में नेशनलाइज किया गया और इसका नाम SBI पड़ गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बैंक है, तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक ही होता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक उसको बोलते हैं जिसका कि शेयर होल्डिंग ज़्यादातर प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पास हो। ठीक है, ये भी दो टाइप का होता है, इंडियन और फॉरेन। इंडियन मतलब जैसे कि HDFC हो गया, है ना, ये सब इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और फॉरेन बैंक जैसे HSBC। ठीक है, फॉरेन बैंक्स उसको बोलते हैं जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में भी हो और फॉरेन कंट्रीज़ के बाहर हो। ठीक है, तो इसको दोनों जगह के लॉज के अकॉर्डिंग काम करना होता है। ठीक, अब है शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक उसको बोलते हैं जो कि RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जिसको मेंशन किया गया हो उसको शेड्यूल्ड बैंक बोला जाता है। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक उसको बोलते हैं जो कि सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं किया गया है और जिनका रिजर्व कैपिटल 5 लाख रुपए से कम हो। अब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक, मतलब ये बैंक का फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते अपने पास, ये लोन प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें नाबार्ड आता है, सिडबी और NHB और एग्जिम बैंक। इसमें IDBI नहीं आता है। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये सबसे बड़ा बैंक है भारत का जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ईयर कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, सेकेंड है सिडबी। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंटल बैंक। ये MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज इस सेक्टर को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब जो छोटे बिजनेस हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया था सिडबी को। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इस्टेब्लिश कब हुआ था ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक। NHB जो हाउसिंग सर्विस है, जैसे कि जो कोई होम लोन लेता है ना, तो उस टाइप के सर्विस के लिए उसको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए NHB बनाया गया था। और लास्ट है एग्जिम बैंक। एग्जिम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये सबसे बड़ा बैंक है भारत का। तो ये थे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब है NBFC। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक, तो ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, इसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले NBFC डी यानी कि जो कि एक्सेप्ट भी कर सकता है और पब्लिक डिपॉजिट को होल्ड भी कर सकता है। ठीक है, ND का मतलब जो कि पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और एक होता है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, यानी कि ये पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और ये सिक्योरिटी को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, अब NBFC होता क्या है, तो NBFC बस बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एक्चुअल में कंपनी होता है क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, NBFC को कोई रिजर्व रेशियो मेंटेन नहीं करना होता क्योंकि ये एक्चुअली बैंक नहीं है ना, ये एक कंपनी है लेकिन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप लोग EMI पर बाइक लेते होंगे या कुछ भी लेते होंगे तो उसमें आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि बजाज फिनसर्व हो गया, है ना, HDFC फाइनेंशियल सर्विस, तो इस टाइप के जो कंपनीज़ है ये आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण कैसे कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जानिए। तो बैंक का नेशनलाइजेशन 2 पार्ट में किया गया। सबसे पहले 1969 में, जबकि 14 जो सबसे बड़े बैंक थे भारत के उनको राष्ट्रीयकृत किया गया था। ठीक है, और 1980 में 6 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, मतलब टोटल 20 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। लेकिन 2019 में कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन का उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों किया गया, तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करना और उसको एक्सपैंड करना। ठीक है, रीजनल इम्बैलेंस, मतलब कहीं मान लीजिए बैंक का जो ऑटोनॉमी है, मतलब कहीं भी कोई बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कहीं कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो हर जगह एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो, यूनिफॉर्म बैंकिंग सिस्टम हो, इसलिए नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक,
प्रायोरिटाइजिंग सेक्टर लेंडिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर सेक्टर को कितना लोन प्रोवाइड करना है, जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस सबको कितना लोन प्रोवाइड करना है, ये भी फिक्स करने के लिए बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है। प्राइवेट मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, अगर बैंक प्राइवेटली ओन किया जाएगा तो उस पर जो वो लोन प्रोवाइड करेगा उस पर कितना लोन चार्ज करना है या कितना डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट देना है, इस पर सरकार अपना कुछ भी नहीं कर सकती है। तो वो अपने मन से कितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और कितना भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे मोनोपोलीज़ को ख़त्म करने के लिए भी नेशनलाइज किया गया था। ठीक। और सोशल वेलफेयर भी, क्योंकि पहले बैंक में अकाउंट होना एक बहुत बड़ा बात होता था, तो लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके इसलिए बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। अब नेशनलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या था? तो सबसे पहला है फार्म क्रेडिट में ग्रोथ, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उस सेक्टर के लोग अब लोन लेना शुरू किए थे, क्योंकि वो पहले जब लोन लेते थे साहूकारों से तो वो मोनोपोली करता था। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट उसका इतना ज़्यादा हाई होता था कि वो लोग डेट ट्रैप में फंस जाते थे। अब है क्रेडिट टू वीकर सेक्शन, मतलब जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, वो भी अब लोन ले सकते थे बैंक से। ठीक, क्योंकि जब वो प्राइवेट बैंक से लेते थे वो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता था क्योंकि जो कि वो लोग रीपे नहीं कर पाते थे। ठीक है, जो बैंक था उनका जो ब्रांच है वो अब एक्सपेंड होना शुरू हुआ, क्योंकि जब बैंक नेशनलाइज्ड नहीं था तब जो बैंक का ब्रांच होता था वो बड़े बड़े शहरों में ही सिर्फ होता था। ठीक है, लेकिन जब नेशनलाइज हो गया तो जो ब्रांच है वो हर जगह खुलना शुरू हो गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस ले पाएँ। ठीक है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको भी लोन प्रोवाइड होना शुरू हो गया, पहले सिर्फ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लोन लिया करते थे। ठीक है, तो ये सब इम्पैक्ट था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का। ठीक है, नो बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो जो भी त्रुटि बैंकिंग सिस्टम में था उसको दूर करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग रिफॉर्म्स लाया गया बैंक में। उस रिफॉर्म्स को लाने के लिए कुछ कमेटियां बनाई गई। ठीक है, तो इसमें कुछ कमेटी, सबसे पहला है नरसिम्हम कमेटी। ये 2 बार आया था, एक बार 1991 में जिसको नरसिम्हम कमेटी 1 बोलते हैं और एक 1998 में जिसको नरसिम्हम कमेटी 2 बोलते हैं। ठीक है, इसका कुछ रिकमेंडेशन है। हाँ, आपको पता होगा कोई भी कमेटी फॉर्म होता है किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए तो वो अपना कुछ रिकमेंडेशन देता है। ठीक ना, अब इनका रिकमेंडेशन क्या था? सबसे पहले CRR और SLR। अगर ये आपको पता नहीं है कि CRR और SLR क्या होता है तो आप प्रीवियस वीडियोस देख के आइए। ठीक ना, तो CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन था। दूसरा कि इंटरेस्ट रेट है उसको डीरेगुलराइज किया जाए, यानी कि जो कन्वेंशनल चला आ रहा है उसको चेंज करना। दूसरा बैंकिंग सिस्टम को बैंकिंग स्ट्रक्चर को चेंज करना। दूसरा जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड ट्रिब्यूनल है इसको फॉर्म करना, यानी कि जो बैड डेब्ट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया कि कैसे कैसे पैसा को, डूबता हुआ पैसा को रिकवर करना है। ठीक, अब बैंक को कैपिटल मार्केट से फंड रेज करने का इजाज़त मिला। ठीक है, और जो प्राइवेट बैंक्स है उसका एंट्री यहीं से, मतलब यहीं से शुरू हुआ प्राइवेट बैंक खुलना। ठीक है, 1991 के बाद, जो कि अब आप देखेंगे कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। दूसरा है नरसिम्हम कमेटी 2 जो कि 1998 में आया। इसका रिकमेंडेशन क्या था? जो बड़े बैंक हैं उनको मर्ज करना, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रोविज़न बनाना है ताकि कैसे जो बैड डेब्ट है या डाउटफुल डेब्ट है उसको रिकवर किया जा सके। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है अब उनको थोड़ा और ज़्यादा आज़ादी दिया गया। और एक है PJ नायक कमेटी जो कि 2014 में आया था। तो पहले बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट था जिसमें जो कि मैंडेट करता था कि गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा होगा। इसको रिपील कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। ठीक है, तो ये PJ नायक कमेटी का था। अब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? तो समाज से जो वंचित वर्ग है, यानी कि जिसको जो कि फाइनेंशियल सर्विस नहीं ले पाता है, फाइनेंशियल सर्विस अवेलेबल तो है पर उनको उतना जानकारी नहीं है कि कैसे लिया जाए, तो उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। ओके, अब कैसे कैसे फाइनेंशियल सर्विस उनको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? तो सबसे पहला है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFIs, यानी कि ये एक ऐसा संस्था होता है जो
गरीब लोग हैं उनको छोटा लोन प्रोवाइड करता है। गरीब लोग ऐसे भी ज़्यादा लोन कहाँ लेंगे, वो लाख रुपया या 2 लाख रुपए का लोन लेंगे। तो वैसा लोन प्रोवाइड करने के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। इसको भी 3 टाइप का बोला जाता है, एक एनजीओ एमएफआईज, कोऑपरेटिव एमएफआईज और एनबीएफसी एमएफआईज। ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट लेड अप्रोच। इसमें केसीसी और नो फ्रिल्स अकाउंट। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, फार्मर्स को दिया गया था ताकि वो जो सीड्स के लिए लोन लेना है या फिर उनको फर्टिलाइज़र चाहिए या फिर अपना खेत में प्लोइंग करवाना है, तो इसके लिए वो 5 लाख 10 लाख का तो लोन नहीं लेंगे ना, तो उनको तो छोटा लोन चाहिए। तो इसलिए उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी था। और नो फ्रिल्स अकाउंट मतलब जो आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाते होंगे उसी को नो फ्रिल्स अकाउंट बोलते हैं, लेकिन यह बहुत जल्दी बंद होने वाला है। ठीक ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, अब सरकार क्या क्या कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। सबसे पहले अलग अलग स्कीम लाना बैंक की तरफ से। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आप लोग बताइए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लाया गया था। ये छोड़िए, हम ही बता देते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लाया गया था और मुद्रा योजना 2015 में लाया गया था। ठीक। अब बैंक क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये ज़्यादातर लेडीज़ लोग का होता है। तो ये लोग आपस में फ़ंड अपना जमा करते हैं, उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं और फिर जिनको चाहिए होता है वो फिर इससे निकालते हैं पैसा। ठीक है। नॉलेज बेस्ड अप्रोच क्या है कि फाइनेंशियली लोगों को एजुकेट करना। ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस देना। आप लोग टीवी बहुत सारा ऐड देखते होंगे जिसमें बताया जाता है कैसे फ्रॉडुलेंट से बचना है। तो ये सब क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन है ना। उसके बाद है रेगुलेटर लेड अप्रोच, जो बैंक को रेगुलेट कर रहा है वो क्या क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनिशिएटिव ले रहा है। तो सबसे पहले केवाईसी नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करना। पहले केवाईसी यानी कि नो योर कैंडिडेट, नो योर कस्टमर, सॉरी। तो जो बैंक में केवाईसी आप लोग करवाते होंगे तो ये अब बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको आधार नंबर से लिंक करवाना होता है तो आपका केवाईसी हो जाता है। लेकिन ये पहले जो ये सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा टिपिकल था। ठीक है। और टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच क्या है, तो मोबाइल बैंकिंग, है ना। अभी ज़्यादातर लोग पेटीएम ही यूज़ करते हैं, है ना। मोबाइल बैंकिंग का ही यूज़ करते हैं आप, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ के लिए आप बैंक नहीं जाएंगे ना पैसा निकालने के लिए। और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब बहुत जगह आप आधार नंबर से आप अपना बैंक के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच है। अब आप छोटा छोटा पैसा 500 1000 रुपये निकालने के लिए आप बैंक तो नहीं जाएंगे ना। ठीक है। अब है एमएफआईज यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और प्राइवेट बैंक्स। इनका फीचर्स क्या है या डिफरेंस बोल लो। ठीक। तो एमएफआईज का क्या है फीचर, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, एसएफबीज एक्सेप्ट कर सकता है, प्राइवेट बैंक्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक। ये स्मॉल लोन प्रोवाइड करता है गरीबों को, ज़्यादातर कोलेटरल फ्री। गरीबों के पास होता भी क्या है, कोलेटरल रखने के लिए, है ना। उसके बाद ये स्मॉल लोन देते हैं जो जिनको ज़रूरत होता है, ये कोलेटरल रखवा के देते हैं लोन। ठीक है। और प्राइवेट बैंक लोन नहीं देते। ठीक। इनको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है। एनजीओ एमएफआईज को सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है, सिर्फ एनबीएफसी, क्योंकि ये कंपनी है इसीलिए इसको नहीं करना है ना। अब एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, एक तरह से डूबता हुआ पैसा बोल लीजिए, है ना। ये एक लोन होता है जब बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक, और वो एक ऐसा कुछ सिम्टम दिखा रहा है कि पैसा डूबेगा। अगर 90 दिन के अंदर अगर इंटरेस्ट पेमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। ठीक। इसको बैंकों को क्लासीफाई करना होता है अलग अलग रूप में। तो एक एक करके बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, तो जो पैसा बैड एसेट का सिम्टम दिखा रहा है, लग रहा है कि पैसा डूबेगा 90 दिन के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्पेशल मेंशन अकाउंट। इसको भी 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। SMA 0 यानी कि 1 से 30 दिन के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 के अंडर क्लासीफाई होगा। अगर 31 से 60 दिन के अंदर अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो SMA 1 के अंदर क्लासीफाई होगा। और 61 से 90 दिन के अंतराल में अगर डिफ़ॉल्ट हुआ तो SMA 2 में क्लासीफाई होगा। ठीक है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ओके। अब है सब स्टैंडर्ड
असेट्स। जो NPA 12 महीना या उससे कम के लिए अगर NPA कैटेगरी में रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड असेट बोलते हैं, और ये 12 मंथ से जब एक्सीड करता है तो इसको डाउटफुल असेट्स बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ है लॉस असेट्स। लॉस असेट्स उसको बोलते हैं जो कि लॉस प्रूव हो गया है लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से राइट ऑफ नहीं किया गया। ठीक है, इस असेट्स को अनकलेक्टिबल घोषित कर दिया जाता है, इसी को लॉस असेट्स बोलते हैं। जब कोविड-19 आया था ना, तो ये जो 90 डे का पीरियड है SMA के लिए, इसको 180 दिन का कर दिया गया था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स बना लीजिए, ये बेस्ट वे होगा फिर आपको रिवीजन करने के लिए। ठीक है ना, एक बार यहाँ से वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एक बार उससे रिवाइज कर लीजिए, और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप एक बार फिर से लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, शायद 2x स्पीड पे। अब है NPA को टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ठीक है ना, सबसे पहले प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ये RBI को अलाउ करता है कुछ लिमिट सेट करने के लिए। मान लीजिए कोई बैंक है, उसका NPA का अमाउंट बढ़ते जा रहा है, तो कुछ तो एक लेवल होगा ना कि हाँ इसको ब्रीच करेगा तो कुछ उस पर रोक लगाया जाएगा। तो वही जब लेवल ब्रीच होता है तब RBI उस पर लिमिट लगाता है कि अब वो अपना ब्रांच नहीं खोल सकता है। ठीक ना, उसको ब्रांच एक्सपेंड करने के लिए करने से रोक दिया जाता है। सेकंड, इंद्रधनुष प्लान। इंद्रधनुष प्लान क्या था? एक अम्ब्रेला स्कीम था। मतलब इंद्रधनुष इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट्स थे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड क्या होता है? जब कोई डिफ़ॉल्टर ये कोर्ट में प्रूव हो जाए कि हाँ ये बैंकरप्ट है या इंसॉल्वेंट है, तो बैंक को अलाउ होता है कि एक्वायर करके उसका प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी डेट है उसको रिकवर कर सके। ठीक है, इसके लिए ट्रिब्यूनल्स होता है। कंपनीज़ है तो नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल, और अगर कोई इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होता है। ठीक है। फोर्थ है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो इट एम्स एट डीप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिग इंडेप्टेड प्रोजेक्ट बाय अलाउइंग लेंडर टू एक्वायर इक्विटी इन स्ट्रेस प्रोजेक्ट। मतलब जिस पार्टिकुलर चीज़ के लिए लोन लिया गया था, अगर NPA अगर घोषित हो जाता है तो ये लेंडर यानी कि बैंक को अलाउ करता है कि उस जो प्रोजेक्ट है या जो भी एसेट उससे क्रिएट हो रहा है उसका इक्विटी को एक्वायर कर सकता है। ओके, नो इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव रूप में आप में आ जाए, क्योंकि जो कि आप अभी सुने नहीं होंगे आज तक कि वाइट लेवल ATM क्या होता है या शैडो बैंक क्या होता है, ये सब आप लोग नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा। वाइट लेवल ATM उसको बोलते हैं जो कि एक बैंक का कोई पर्टिकुलर बैंक का ATM नहीं होता। ठीक, ये कोई इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जाता है। ये इस ATM से कोई भी मतलब किसी भी बैंक का यूज़र उस ATM से पैसा निकाल सकता है, बस उसको सर्विस लेने के लिए कुछ फ़ी देना होता है। ये ATM में कोई पर्टिकुलर बैंक का लोगो नहीं होता। ठीक है, अब है शैडो बैंक। शैडो बैंक किसको बोलते हैं? जो कि बैंक का फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक, लेकिन ये एक्चुअल में बैंक नहीं होता। ठीक ना। अब है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ये एक बेजल नॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है। बेजल नॉर्म्स क्या है? तो बेजल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविज़न। ठीक है, ये जो ग्लोबल जो नेशनल बैंक है अलग अलग कंट्रीज़ का, उनको मिला के एक कमेटी बनाया गया है जो कि रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम अलग अलग कंट्री का। ठीक है, इसको अपग्रेड किया गया बेजल फर्स्ट, बेजल सेकंड, बेजल थर्ड, अलग अलग रूप में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इन्फ्लेशन का होगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।